सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे गोलीय और बेलनाकार संधारित्र की, यानी कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। जब हम संधारित्र पढ़ रहे थे, जब हमने संधारित्र को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि संधारित्र के प्लेटों की ज्यामिति के हिसाब से संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय और बेलनाकार संधारित्र। तो आइए मेरे साथ चलिए, पहले बात करते हैं गोलीय संधारित्र की। देखिए, हमको करना क्या है बच्चा, हमको पहले संधारित्रों की संरचना को समझना है, उसके बाद उनकी धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। यानी जो काम हमने समांतर प्लेट संधारित्र के लिए किया है, वही काम हमको गोलीय और बेलनाकार संधारित्रों के लिए भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है संरचना, क्या है गोलीय संधारित्र की संरचना क्या है। इसमें एक खोखला गोला ये हो गया, ध्यान दीजिएगा मैंने खोखला गोला बोला है, बिल्कुल भी ये वृत्त नहीं है। और ये चलिए मैं ब्लू कलर का ले लेता हूं। और एक और खोखला गोला होता है बाहर की तरफ, ये हो गया एक और खोखला गोला, दिख रहा है बच्चा आपको। तो ये हो गए हमारे पास दो खोखले गोले। और इन दोनों खोखले गोलों में एक खास बात है, दोनों सकेंद्री हैं। सकेंद्री का मतलब ये है कि दोनों का केंद्र क्या है बच्चा, दोनों का केंद्र समान है। चलिए मान लेते हैं कि O इज द केंद्र, O केंद्र है, ये रहा O केंद्र। दोनों गोले सकेंद्री हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। चलिए मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या स्मॉल a है और इसका नाम आप a रख दो। अंदर वाला जो गोला है उसका नाम a रख दीजिए। और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चे, b है, और इसका नाम आप गोला B रख दो, ठीक है। और अब देखिए, जो अंदर वाला गोला है बच्चा, यहां से एक रॉड कनेक्टेड होगा, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस वाले गोले को धनावेश देंगे। तो ये एक गोला, जो अंदर वाला गोला है A, वो एक R रॉड से कनेक्टेड है, ये रहा रॉड R। थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं, नहीं तो आपको गोला R लगेगा। ये है R फॉर रॉड, ठीक है, एक छड़ से कनेक्टेड है ये आपका अंदर वाला गोला। और अब आपको करना क्या है, अंदर वाले गोले को आप क्या देंगे, अंदर वाले गोले को आप धनावेश देंगे, दे दीजिए धनावेश। ये हमने दे दिया अंदर वाले गोले को प्लस Q आवेश, ये हमने प्लस Q आवेश दे दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्थिर वैद्युत प्रेरण। जैसे कि स्थिर वैद्युत प्रेरण से क्या होगा, ये जो बाहर वाला गोला है उसके अंदर वाले सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, विपरीत आवेश, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा अंदर वाले सतह पर। जो बाहर वाला गोला है उसके अंदर वाले सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, यही है स्थिर वैद्युत प्रेरण। स्थिर वैद्युत प्रेरण यही है बच्चा, ये रहा अंदर वाले सतह पर विपरीत आवेश, और जो बाहर वाला सतह है, बाहर वाले गोले के बाहर वाले सतह पर धन आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन इसका संबंध किससे है बच्चे, इसका संबंध पृथ्वी से है, ये पृथ्वीकृत है। तो बाहरी गोला के बाहर वाले सतह पे जो धन आवेश होता है वो पृथ्वी में समा जाता है, ठीक है। तो गोले B पर केवल कौन सा आवेश बच गया है, गोले B पर केवल ऋण आवेश बच गया है। तो ये आप संरचना देख रहे हैं, आप गोलीय संधारित्र की संरचना को देख रहे हैं, जिसमें कि दो सेकेंडरी गोले हैं A और B, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A व B हैं, ओके। और आपने आवेश किसको दिया है, आपने अंदर वाले गोले को धन आवेश दिया है, प्लस Q आवेश दिया है। बाहर वाले गोले के अंदर वाले हिस्से में विपरीत यानी कि ऋण आवेश उत्पन्न होगा।
और बाहर में भी ढानावेश उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो चला गया पृथ्वी के अंदर। अब देखिए दोनों गोलों के मध्य, ये जो दोनों खोखले गोले हैं उनके मध्य वाला ये जो जगह है, हो सकता है यहां पर वायु या निर्वात हो, तो पहले हम वायु या निर्वात की बात कर लेंगे। या हो सकता है ये जो है ये जगह किससे भरा हुआ हो, किसी परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ हो। दोनों ही संभावनाएं हैं, ठीक है, दोनों ही संभावनाएं हैं। तो क्या क्या संभावनाएं हैं बच्चे? हो सकता है दोनों गोलों के बीच ये जो मध्य वाला एरिया है, ये जो मध्य वाला जगह है, पूरा वायु या निर्वात हो। या हो सकता है यहां पर के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रखा हुआ हो, ठीक है। तो अभी हम मानते हैं कि चलो वायु या निर्वात है। फिर सेकेंड केस हम ये लगा लेंगे कि चलो अगर के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम होता है तो क्या होता है। आपको मालूम है क्या होगा, लेकिन चलो लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए आपको निकालना धारिता है बच्चे। आपको क्या निकालना है बच्चे? आपको निकालना धारिता। धारिता समझ रहे हैं ना, कैपेसिटेंस निकालना है। आप पीछे से आइए, पीछे से मतलब एकदम नीचे से आइए। आपको निकालना है सी। सी इज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई वी। ये वही आवेश है जो आपने दिया है, तो आवेश तो है आपके पास। अब आपको विभवांतर चाहिए। किसके किसके बीच का विभवांतर चाहिए? ये जो गोला ए है और ये जो गोला बी है, इन दोनों के बीच का विभवांतर चाहिए। आपको विभवांतर चाहिए, विभवांतर निकाल लोगे, काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। विभवांतर कैसे निकालेंगे आप? विभवांतर निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देखो E इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो अगर आपको यहां से dv चाहिए तब क्या कर सकते हैं? dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, यहां से आप निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होगा, यहीं से हम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इस फॉर्मूले से ये भी तो क्लियर है कि आपको पहले क्या चाहिए होगा? पहले आपको विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र ही निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। पहले हम विद्युत क्षेत्र ही निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चा। पहले हम विद्युत क्षेत्र ही निकाल लेते हैं। कुछ कोई ऐसा रंग, चलो येलो ही ले लेते हैं। तो हमको कहाँ पे चाहिए विद्युत क्षेत्र? हमको इस गोले के बाहर और इस गोले के अंदर, ये वाला जो जगह है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि चलो यार ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र चाहिए आपको। जरा आप एक बात गौर फरमाइएगा, आप एक थोड़ा बात का केयर, एक ध्यान रख के चलेंगे कि जब आप समानता प्लेट संधारित्र पढ़ रहे थे तो समानता प्लेटों के संधारित्रों के बीच की जो दूरियां थी वो बहुत अल्प थी, और हम ये मान के चल रहे थे कि उनके बीच में विद्युत क्षेत्र कैसा है? एक समान है। लेकिन यहां पर देखिए जब आप इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो अब देखो उस बिंदु P पर किसका किसका विद्युत क्षेत्र होगा, पहले ये देख लो। इस बिंदु P पर इस गोले A का विद्युत क्षेत्र होगा। ये गोला A है जिसपे कि धनावेश है, ठीक है, गोला A है जिसपे कि धनावेश है, और बाहर में कहीं बिंदु P है। तो आप खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र पहले ही निकाल चुके हैं। हमने चैप्टर 1 में देखा है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में, खोखले गोले के कारण आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में जो एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो बाहर वाला गोला है, गोला B, उसका भी तो विद्युत क्षेत्र वहां पे लगेगा? तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये खोखला गोला है और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इस वाले खोखले गोले के कारण जो बाहर वाला खोखला गोला है उसके कारण उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अच्छा, फिर अच्छे समझाता हूं, कोई ज्यादा जल्दीबाजी हो गई, ध्यान दीजिए। मेरे पास क्या है बच्चा? मेरे पास ये रहा गोला A जिसपे कि हमने धन आवेश दिया हुआ है, और इस गोले के लिए जो बिंदु P है वो बाहर है। तो खोखले गोले के कारण खोखले गोले A के कारण इस बिंदु P पर आप विद्युत क्षेत्र पहले निकाल लेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि ये जो गोला B है उसका भी तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होना चाहिए, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बिंदु P इस वाले गोले के लिए क्या है? अंदर है, और खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब ये पूरा विद्युत क्षेत्र को आप शून्य मत कर देना कि पूरा शून्य हो गया। अरे भाई, ये जो बिंदु P है इस वाले गोले के लिए तो बाहर है,
इस गोले का विद्युत क्षेत्र यहां पर होगा बिंदु P पर, इस वाले गोले का विद्युत क्षेत्र नहीं होगा यहां पर। क्लियर है ये? तो अब चलिए निकाल लेते हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो केवल गोले A के कारण आएगा, कितना आएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q आवेश दिया है, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यही है ना? बिंदु P पर केवल गोले A का विद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये स्मॉल r क्या है? मुझे पता है, आपको पता है। अरे यार, इस बिंदु P की दूरी है ना, ये स्मॉल r, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। तो अब आपके पास विद्युत क्षेत्र आ गया है। जो मेन औजार है, अगर आपको C निकालना है तो V निकालना है, V निकालना है तो E निकालना है। E आप निकाल चुके हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप निकाल लीजिए इस गोले A और गोले B के बीच का विभवांतर। लिख लेते हैं यहां पर, गोले A व B के बीच। देखो बहुत ही आराम से होता है, बड़े ही मजे से करिए, आप कोई समस्या होता ही नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। बड़ा चिल होके करना है आपको। चील, अच्छा चील बन जाओ, चील नहीं बाज बनो। चील, चील कौन होता है? चील को बाज, बाज को चील, चील अलग होता है। चील मतलब बोला इंग्लिश वाला चील। तो गोले A व B के बीच का विभवांतर, विभवांतर जरा ध्यान दीजिएगा, गोले A व B के बीच का विभवांतर। चलो इसको V से दिखा देता हूं। कैसे निकालेंगे आप? -EdR निकालेंगे, लेकिन आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर dV मिला है। V करने के लिए, V के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसका समाकलन करना पड़ेगा। कहां से कहां करेंगे आप समाकलन? B से A समाकलन करेंगे उसका। A टू B टू A माइनस, माइनस को आप बाहर चाहे तो निकाल सकते हैं, माइनस बाहर ही निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत। यहां पे E का मान रख दो तो विभवांतर आ जाएगा। V इज इक्वल टू -B से A और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर dr। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q तो कांस्टेंट है। अब अंदर में क्या बच गया? अंदर में बच गया B2A, 1/r स्क्वायर है, उसको ऊपर ले जाइए तो r का पावर कितना हो जाएगा? r का पावर -2 हो जाएगा, dr हो जाएगा। और एक ही फॉर्मूला अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर क्या ही बोलें यार, xn+1/n+1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का पावर कितना? r का पावर हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 यानी कि -1। लिमिट कहां से कहां है? B से A है बच्चे, ओके। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पे आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस और माइनस इंटू हो गया प्लस हो गया। r का -1 है यानी 1/r हो जाएगा और B2A आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, यही देख लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू कितना देख लो, V इज इक्वल टू, ये सब V निकल रहा है ना, ये सब V है, सब V है, सब V है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले 1/A करिए, फिर -1/B करिए। पहले जहां पे चर होता है अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। अब ये हो गया आपका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइडेड बाई AB, B माइनस A डिवाइडेड बाई AB। तो ये आपने विभवांतर निकाल रखा है, और जब आपने विभवांतर निकाल लिया तो धारिता क्या होता है बच्चा? धारिता इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। C इज इक्वल टू Q तो Q है, विभवांतर कितना देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा। काट सकते हैं आप,
Q से Q कट गया, ये दोनों ऊपर चला जाएगा। सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये है आपके गोलीय संधारित्र की धारिता, ये है आपके गोलीय संधारित्र की धारिता। क्लियर है ये? और ये तब की बात है जब क्या होगा, ये तब की बात है जब दोनों गोलों के बीच में क्या है, वायु है। अगर कोई अन्य माध्यम हो, अगर K परावैद्युतांक का माध्यम हो, अगर गोलों के बीच माध्यम हो K परावैद्युतांक का, तो क्या करेंगे, C इज इक्वल टू जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ K का इंटू कर दो। ये भी परंपरा ही है, K का इंटू कर दिया AB अपॉन B माइनस A आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये याद रखिएगा। हालांकि बहुत सारे बोर्ड्स में स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं। ओके, तो ये अभी तक हमने बात करी है गोलीय संधारित्र की, स्फेरिकल कैपेसिटर की, और आप इस फॉर्मूले को देखकर बता सकते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है। मैं चाहूंगा आप ये बताएं, नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए कि गोलीय संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पे निर्भर करती है। नीचे कमेंट करके बता दो बच्चा, दिल खुश कर दो यार, मेरा दिल खुश कर दो। चलिए अब आते हैं कौन से, सिलेंड्रिकल पे आ जाते हैं, बेलनाकार। अब आ जाते हैं बेलनाकार संधारित्र पर। बेलनाकार संधारित्र पे आ जाते हैं तो कुछ नहीं, यहां पे जो प्लेट होगा कैसा होगा, वो बेलन के माफिक होगा। चलो बेलन बना लेते हैं। बेलन, मेरे पास बेलन देखो 3D में आ जाएगा बेलन, लेकिन चलो मैं सिंपल ही बना देता हूँ, हाथ से बनाता हूँ, कलाकारी दिखाता हूँ आपको। तो इसमें भी एक अंदर में एक ये बेलन हो गया, दिख रहा है बच्चा, ये बेलन हो गया ऐसा, ठीक है, ये बेलन हो गया ऐसा, और एक बेलन उसके बाहर होगा। जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहां पर दो बेलन है, ये हो गया अंदर वाला बेलन, ये हो गया बाहर वाला बेलन। तो ये क्या है, ये भी, इन बेलनों को भी आप क्या बोलोगे, संधारित्र की प्लेटें ही बोलोगे, क्योंकि ये बेलनाकार ज्यामिति के हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे आप, बेलनाकार संधारित्र कहेंगे। अब मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो अंदर में है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल a, और ये जो बाहर में है इसकी त्रिज्या है स्मॉल b। त्रिज्या ना, दोनों का जो लेंथ होगा वो तो सेम ही होगा, लेंथ आप l ले सकते हो चाहो तो। दोनों बेलनों की जो लंबाई है वो, अच्छा एक और है, समाक्षीय बेलन है। आप समाक्षीय बेलन का मतलब समझते हो, दोनों का अक्ष एक ही है, दोनों का अक्ष एक ही है। नाम दे दो, इस वाले को आप A बोल दो, इस वाले को आप B बोल दो। तो आपके पास दो समाक्षीय बेलन है A और B, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः A और B हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अंदर वाले को प्लस Q आवेश देना है, दे दीजिए प्लस Q, जो उसके सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और अब यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, स्थिर वैद्युत प्रेरणा देखने को मिलेगा। यहां पे कौन सा आवेश, विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। ये भी बेलन के अंदर ही है ना, देखिए अंदर में जो अंदर वाला सतह होगा, बेलन का जो अंदर वाला सतह होगा, उसके अंदर पर ऋण आवेश, बाहर में धन आवेश, लेकिन इसका संबंध किसी और के साथ है, पृथ्वी के साथ है। तो ये धन आवेश किसको चला गया, पृथ्वी को चला गया। इस प्रकार से ये जो बी बेलन है वहां पे केवल ऋण आवेश बच जाएगा। और अब आपको बस इसकी धारिता निकालनी है। धारिता के लिए आपको C = Q/V का फॉर्मूला लगाना है। V के लिए आपको क्या चाहिए होगा, विद्युत क्षेत्र चाहिए होगा। तो पूरा का पूरा संघर्ष इसके लिए विद्युत क्षेत्र के लिए। और आपको पता होना चाहिए
कि ये जो बाहर वाला बेलन है, फिर वही देखो पूरा कहानी वही है, किस्सा वही है, बट वाला ज्यामिति चेंज हुआ है बस। ये जो बाहर वाला बेलन है जिस पर कि ऋण आवेश है, उसके कारण इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एक खोखला बेलन है तो खोखला चालक ही ना, और किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये जो बी बेलन है, इसके कारण इसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो इस बिंदु P पर अगर हम आर दूरी पर एक बिंदु P लें, अगर हम आर दूरी पर एक बिंदु P लें और यहां पे हमको विद्युत क्षेत्र निकालना हुआ, तो इस बिंदु P पर केवल और केवल ए बेलन का ही विद्युत क्षेत्र होगा, केवल और केवल ए बेलन का ही विद्युत क्षेत्र होगा, बी बेलन का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिंदु, ये जो अंदर वाला रीजन है, इस रीजन में जो भी बिंदु होंगे वो सभी क्या है, इस बेलन बी के अंदर है, और बेलन बी एक खोखला चालक है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो ये आपको मिल गया, बिंदु P पर केवल और केवल इस ए का विद्युत क्षेत्र होगा। कैसे निकालेंगे आप? देखिए, या तो आप पूरा गॉस के प्रमेय लगा के इस बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, या फिर एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आप एक चाल चल सकते हैं। जैसे कि आप खोखले गोले, ध्यान दीजिएगा समझा रहा हूं मैं, जैसे कि आप खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हो तो क्या मान लेते हो कि पूरा का पूरा आवेश कहां पे है, इसके केंद्र पर है, और इस केंद्र मानते हैं नहीं, चलो मान लिया कि ये पूरा का पूरा आवेश इसके केंद्र पर है, आर दूरी पे बिंदु P है, तो ये एक बिंदु आवेश हो गया। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना होता है? Q/r²। ऐसा करते हो आप? करते हैं ना आप? बिल्कुल करते हैं। तो वही चाल मैं यहां पे भी चल लेता हूं ना। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो इस बेलन पे जो आवेश हैं, मैं ये मान लेता हूं कि एक आवेश कहां पे है, ये जो अक्ष है, ये पूरा का पूरा आवेश उस अक्ष पर केंद्रित है। तो केंद्रित है तो अक्ष है, अक्ष कैसा एक लाइन होता है, यानी कि पूरा का पूरा आवेश यहां पर इस अक्ष के अनुदिश जमा हुआ है, अरेंज है, व्यवस्थित है। तो ऐसे में एक ऐसा आवेश हो जाएगा, ऐसे में ये एक रेखीय आवेश हो जाएगा। और रेखीय आवेश के कारण, ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेखीय आवेश है, पूरा प्लस 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 जो भी है, अगर ये रेखीय आवेश है तो रेखीय आवेश के कारण, अच्छा मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? मैं ना सुंदर बनाना चाह रहा हूं, सुंदर सुंदर कन्या। देखो, ये देखो, तो ये सुंदर होना चाहिए ना। अब मान लो कि हमने माना है कि पूरा आवेश ऐसा है, तो ये एक रेखीय आवेश हो गया। और रेखीय आवेश से अगर आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P है, तो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, याद है क्या आपको? रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है λ/2πr/0। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है λ/2πr/0। तो मैं ये मान लेता हूं ना कि ये जो आवेश है, इस रेखा, इस अक्ष के अनुदिश वितरित है, तो उस कंडीशन में मैं इसको रेखीय आवेश मान सकता हूं। तब क्या हो जाएगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों? जरा ध्यान दीजिए, E = वही होगा जो होता है रेखीय आवेश के कारण 2πr/0। हमने इसको रेखीय आवेश मान लिया, ठीक है? हमने ये मान लिया, ये आवेश कैसा है, एक रेखा के अनुदिश वितरित है, कंटिन्यूअस सतत वितरित है, उसे आर दूरी पर बिंदु P है, वहां पर आपने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र। और जब आपने विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, तब आपको ये और ये, इन दोनों के बीच विभवांतर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो लिख लेते हैं, बेलन ए व बी के बीच विभवांतर। और आपको पता है आपको कौन सी चाल चलनी है, E = -dv/dr। तो V निकालेंगे तो आपको समाकलन करना पड़ेगा, कहां से कहां, B से A, नेगेटिव होगा, EdR होगा। इसलिए तो एक साथ पढ़ाते हैं, दोनों सेम टू सेम है, बस ये E चेंज होता है, बाकी पूरी प्रक्रिया सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है।
तो यहाँ पे विभवांतर कितना आ जाएगा, माइनस है, ए से बी जाऊंगा, ए से बी है कि बी से ए है, बी से ए है, बी से ए है, ठीक है, बी से ए चले गए आप। ई की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट डी आर। जो चीजें कांस्टेंट है बाहर निकालिए, लैम्डा इज कांस्टेंट इज द 2 पाई इज द कांस्टेंट इज द लैम्डा सॉरी एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट इज द माइनस है बच्चा, माइनस है, कहां से कहां जाना है आपको, बी से ए जाना है, 1 बाई आर बच गया, डी आर बच गया। अब देखिए आप इसका समाकलन कैसे करेंगे, देखिए इसको आप ऐसे समाकलन मत कर दीजिएगा कि आर को ऊपर ले गया, आर का पावर -1 हो गया, फिर ऐसा एक फॉर्मूला लगा दिया एक्स एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करते हैं मतलब आपको इंटीग्रेशन का कोई आइडिया नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ये फॉर्मूला नहीं लगता है, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। कौन सा बच्चा याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ये होता है log ई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ई एक्स, यही नेचुरल लॉग है, कहीं कहीं आपको इन लिखा हुआ भी मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ भी मिलेगा। 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ई एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log ई आर, कहां से कहां तक, बी से ए तक। ओके, तो फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है तो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा मैथमेटिकल टूल वाला लेक्चर देखा होगा जो मैंने बना रखा है और आपको आइडिया होगा। चलिए अब लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी भी माइनस है, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा log ई, आर की जगह पे पहले ए माइनस फिर log आर की जगह पे बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी फॉर्मूला मालूम होगा कि log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ, उम्मीद पे ही तो दुनिया का है, मैं उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं बच्चे, कि कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, a बाई बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, log a बाई बी। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस ला के आप यहाँ पे इंटू करोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो log यहाँ पे है और उसका पावर को ये n है, तो ये क्या हो जाता है, ये log, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ log m। ऐसा भी होता है अगर m का कोई पावर है, अच्छा आधार आप याद रखिएगा ना, आधार पहले ही, log का आधार e है, इस m का पावर n है, तो ये n यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा। तो मैं मान सकता हूँ कि ये माइनस जो इस log में इंटू है, यानी कि किसका पावर रहा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे मालूम है, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगा। a बाई बी का पावर मैं कितना ले सकता हूँ, -1 ले सकता हूँ। मैं ये मान सकता हूँ कि इस फॉर्मूले से ये माइनस यहाँ पे आके इंटू है, माइनस, अब ये इनवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ई बी बाई ए। किस बच्चों को ये समझ में नहीं आया बच्चा कि ये माइनस प्लस कैसे हो गया, देखो ये फॉर्मूला याद रखिए कि log m है, उसका पावर n है, तो ये n आके यहाँ पे इंटू होता है। वैसे ही मैं ये मान ले रहा हूँ ये जो माइनस है इस log के साथ इंटू है, अगर ये माइनस इस log के साथ इंटू है मतलब ये इसका क्या रहा होगा, इसका घात, इसका पावर रहा होगा। अब a बाई बी का पावर -1 है, यानी इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा, व्युत्क्रम मैंने यहाँ पे ले लिया। तो ये मैं विभवांतर निकाल चुका हूँ और अब मुझे मालूम है धारिता क्या होता है। धारिता का फॉर्मूला जो है सो है, क्या होता है धारिता, धारिता होता है C इज इक्वल टू Q बाई V।
तो C इज इक्वल टू आवेश तो आपने दिया ही है, और कितना निकाला है आपने, विभवांतर देखिए, विभवांतर कितना निकाला है। अच्छा लैम्डा क्या है आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम है, कि आप चले आ रहे हैं बस सर लिखते जा रहे हैं, बस आप छापते जा रहे हैं। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व है बच्चा, गॉस के प्रमेय में आपने ये सब देखा है। तो ये है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर है लॉग, देखिए लॉग इनटू है ना बच्चा, लॉग इनटू है, लॉग ई बी बाई ए। ओके, अब देखिए, अब आपको लगेगा कि आगे कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, हमेशा ऐसा लगता है कि चलो यार अब तो साहब रास्ते बंद हो गए, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तभी एक रास्ता खुलता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है, एकांक लंबाई में कितना आवेश है, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, या इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी रहने दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, C इज इक्वल टू, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये Q पहले से है, डिवाइडेड बाई लॉग ई बी बाई ए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा भी सही है। या आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई एल रख के क्यू और क्यू को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला भी आपको मिल सकता है, ये फॉर्मूले में भी बुराई नहीं है दोस्त, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इस क्यू को हटाना है, लैम्डा को हटाना है, कैसे करेंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू क्यू बाई एल, एकांक लंबाई में जो आवेश होता है वही तो देखिए आवेश घनत्व है, लॉग ई बी बाई ए, और Q है ये, तो क्या क्या कट गया यहाँ से, Q और Q कट गया, ये L ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई लॉग ई बी बाई ए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग ई बी बाई ए, ये लंबाई है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को सब्सक्राइब मत करो। चलो इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।